आज ये नैब न्याजी गठजोड़ का खात्मा करने का वक्त आ गया है। बिल्कुल लंगोटे कसे तैयारी करें, तख्तियों से बात नहीं बनेगी। आपका धर्म तख्ता इंशाल्लाह होने वाला है आपका। बिल्कुल अभी तो मैंने लाहौर में कदम रखा है, इनकी विकेट पे, इनकी बॉलिंग पे, इन पे मैं सिक्सर्स मारूंगा। आप जो लाहौर और इस्लामाबाद आने के चक्कर में है, बड़ी जल्दी आपको पता चलेगा, आप लड़काना जाने जोगे भी नहीं है। एक रात कबल जो है वो टेलीफोन ना बजे होते, ज्वाइंट सेशन वाले दिन ही पीटीआई की हुकूमत का जो है वो खात्मा हो जाता। तरीके इंसाफ को किसी तौर के ऊपर भी फॉर ग्रांटेड जो है वो नहीं लिया जा सकता। आज जब थोड़ा सा उन कुव्वतों ने अपना हाथ पीछे किया तो फिर अंजाम आपने सुबह खैबर पख्तूनख्वा में देख लिया या नहीं देख लिया। पीटीआई का फातिहा पढ़ ली जाए, पीटीआई का किस्सा तमाम हो गया है और पंजाब जो है ये आखिरी कील ठोकेगा। मुझे इमरान खान से कोई नफरत नहीं है, मेरा बड़ा ताल्लुक रहा था उनके साथ। कभी हमारे ट्रक पे उनकी कुर्सी भी पड़ी हुई है, एक वक्त आएगा उसी कुर्सी पे बैठेंगे। और मैं सबके आगे था, मैंने एक मेरे को कोई हॉस्पिटल लेके जाओ, पर अल्लाह वाला बंदा कोई भी उस टाइम पे पास नहीं आ रहा था। 2021 की आखिरी सर्द शामों में मुल्की सियासत में खैमे गाड़ने, जड़ें उखाड़ने, लंगोटे कसने और सियासी मैदान जंग सजाने के गर्मा गर्म बुलंदोबांग दावे किए जा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी तीर से पंजाब में नून लीग और विफाक में पीटीआई को ललकार रहे हैं। शहबाज शरीफ इमरान खान की हुकूमत के धड़न तख्ते का ऐलान कर चुके हैं। मौलाना खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन में अपनी कामयाबी को पीटीआई के जवाल की इब्तिदा करार दे चुके हैं, जबकि महंगाई, टिकट्स की गलत तकसीम और अंदरूनी इंतशार का शिकार पीटीआई अभी भी कह रही है कि घबराना नहीं है। क्या अपोजिशन की जानिब से हुकूमत के खात्मे की उम्मीद और दावे अपनी सियासी जिंदगी में हलचल बरकरार रखने के नारे हैं, या वाकई हुकूमत के घबराने का वक्त हुआ चाहता है? ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम के आगाज में जिस बुनियादी सवाल पर अपने मौजूद मेहमान से बात करेंगे, उस सवाल पर एक नजर डाल लेते हैं। हमारा सवाल है, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी हुकूमत के खिलाफ सरगर्म, या अपोजिशन जमातें हुकूमत को टफ टाइम देने में कामयाब हो सकेंगी? इस अहम सवाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर आज से एग्जैक्टली एक साल पहले, पिछले साल दिसंबर में, इन्हीं दिनों में पीडीएम के प्लेटफॉर्म से आर या पार के और हुकूमत के दिन गिने जा रहे हैं, ये नारे लग रहे थे। हुकूमत सर पूरा साल वहीं रही, पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग हुई। अब जरदारी साहब ने दावा कर दिया कि हुकूमत को ललकार रहे हैं और फिर इनके जाने का दावा कर दिया। सर वाकई कुछ हलचल है, कुछ होने वाला है, या फिर ये आम इंतखाबात की तैयारियों की सरगर्मियां हैं? सर साहब मैं एक चीज आज बरमला कहना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि मैं आज तस्लीम कर रहा हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बड़ा सियासत का खिलाड़ी है, बहुत, और उसने कमाल सियासत कर दिया। एक वक्त कामयाब अभी नहीं हुआ, कामयाबी में वक्त लगेगा अगर कामयाब हुए तो, लेकिन जो चालें चलती हैं कमाल की चालें, डोमेस्टिक उनके अपने घराने के अंदर भी जो चालें चली जा रही हैं और नेशनल प्लेटफॉर्म पे भी जो चालें चली जा रही हैं। नेशनल लेवल पे आपने देखो किस तरह पहले तो वो महफूज मकाम पे चले गए लंदन में, किस तरह गए, झूठ बोला, सच बोला, मुजरिम थे, जो सजा हुई थी, इसकी मिसाल नहीं मिलती दुनिया में कि किसी अदालत ने अपने हाथों से एक मुजरिम को सिर्फ जमानत पे रिहा नहीं किया हो अपने मुल्क के अंदर ताकि वो चल फिर सके, बल्कि अपने मुल्क और अपने इख्तियार समाज से बाहर भेज दिया हो। इख्तियार समाज से बाहर कोई अदालत किसी अपने महबूस कैदी को नहीं भेजती, ना भेज सकती है। इस तरह कस्टडी ऑफ बच्चे को तो डिस्ट्रिक्ट से बाहर आप नहीं लेके जा सकते। ये मियाँ साहब बाहर चले गए। दूसरा उनका कमाल ये है कि अब स्ट्रगल थी पीछे शहबाज शरीफ और मियाँ साहब की बुनियादी तौर पे वाइकेरियसली, और वो लड़ी जा रही है एक जंग, उसको मैं कह रहा हूँ जंग होती नहीं है सियासतदानों, ये एक स्ट्रगल जद्दोजहद, वो मरियम और हमजा की थी। मरियम और हमजा की मैच में उन्होंने ऐसा चाल चली और इतना वक्त का इंतजार किया। किस वक्त का इंतजार किया
जब वक्त था मुनासिब, उन्होंने उस नारे के लिए मुनासिब तो गुजरांवाला वाली तकरीर कर दी और 2 लोगों को आइडेंटिफाई कर दिया। जब वो उन दोनों में से एक चला गया तो फिर मियां साहब ने पीडीएम सीडीएम सबको पीछे, कोई किसी की परवाह नहीं छोड़ के, और अब इतनी खामोशी इख्तियार कर ली है, इतनी ये जो तकरीर की है इन्होंने ख्वाजा रफीक शहीद की जो बरसी पे, उन मरूम की बरसी पे जो उन्होंने तकरीर की है, वो एक टर्निंग पॉइंट है। उसमें उन्होंने वो सारा कुछ छोड़ दिया कि ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और ये वो, और हमें इस तरह लाया उतारा जाता है और हमारी ऊपर फौज एक किस्म का अंपायर बन के बैठी रहती है और किसी को इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो मदाखलत कर सके सिविलियन और जमहूरी मामलात में। वो सब भुला के आपने 2 काम किए आपने, और इन 2 कामों में एक बार से 2 आपने परिंदे शिकार हासिल कर लिए। वो क्या था कि आपने एक कम सुलह का बिगल बजा दिया, सुलह का बिगल, और सुलह का बिगल बजाते हुए ही आपने शहबाज शरीफ को आगे कर दिया, शहबाज शरीफ को आगे कर दिया। शहबाज शरीफ का आगे होना मैं नहीं समझता मुमकिन है कि मियां नवाज शरीफ इस मरहले पर जब उनको ख्याल हो कि मरियम ये बरियत हो जाएगी, उनको यकीन है कि मरियम की बरियत हो जाएगी इस अपील में, तो वो आती भी अब इसी स्टाइल से है कि वो इस वक्त हमजा के हक में और हमजा के वालिद के हक में वो दस्तबरदार हो जाएंगे। ये मुमकिन ही नहीं है। पर उन्होंने गेम कैसा खेला है अब कि जिस तरह शिकारी गाय के बछड़े को दरख्त के नीचे बांध को रात को दरख्त के ऊपर मचान में बैठ के और बंदूक रख के और इंतजार करता है कि शेर या भालू आए और वो आके इसको बछड़े को पर वार करे और उस पर हमला करे तो वो गोली चला दे, वो उसको रास्ते से हटा दे। अगेन मैं कह रहा हूँ सियासत में गोलियां नहीं चलती, मुक्केबाजी नहीं होती, बट स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज होती हैं। पॉलिसी पे आपने बछड़ा बांध दिया शहबाज शरीफ को बना के और उसको बांध दिया और वो उसका लहजा ही बदल दिया, तब्दील कर दिया, उसको लहजा तब्दील करके उसको अब फौज को दिखा रहे हैं कि अब हमारी तरफ से ये होगा और ये अब इस वक्त और लेकिन शिकारी खड़ा हुआ है ऊपर से, क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं, मुझे मानने में नहीं आ सकती कि मरियम नवाज शरीफ जिसने मैदान जीता है, जिसने इस वक्त जो इसके साथ ये मुस्लिम लीग नवाज का सारा वर्कर है, जिसके साथ जिसने एक स्ट्रांग लाइन ली है और स्ट्रांग लाइन मज़ामत की ली है और उसने मफामत में अगर कोई लेक की तरफ लेके आया है तो मरियम लेके आई है। अच्छा, तो एतजाज साहब अभी कल ही अयाज सादिक साहब ने कहा कि मेरी मुस्कुराहट से आप अंदाजा लगा लें कि लंदन में उनकी नवाज शरीफ साहब से क्या बातचीत हुई होगी, और उन्होंने कहा कि अब मैं दोबारा लंदन जाऊंगा तो नवाज शरीफ साहब को वापस लेकर आऊंगा। और फिर नून लीग का ये भी दावा है कि अब उन्हें इंसाफ मिलेगा, पहले इसलिए नहीं ला रहे थे क्योंकि उन्हें नाइंसाफी की भेंट नहीं चढ़ाना था बकौल नून लीग। तो क्या नवाज शरीफ साहब फिर वापस आ रहे हैं अब फाइनली आपकी नजर में, और क्या उनके वापस आने से फिर क्या सियासी दर्जा हरारत और गर्म होगा नून लीग के लिए? देखें, बात यह साथ कि वापस आना और उनका ना आना ये मेरे ख्याल में कोई इतना अहम नहीं है। अहम ये है कि शहबाज शरीफ इस वक्त वो मुस्तरद हो जाए और पार्टी के अंदर ये तस्लीम कर लिया जाए कि मरियम अब उनकी वली अहद है, और उस मरियम के बाद जुनैद सफदर भी आ गए, मैदान में उतर आए हैं जब वो बेल कराने गए हैं। तो ये डायनेस्टी है जो कि चलना आगे बढ़ना चाहती है। और मियां शहबाज को तो उन्होंने कई मरतबा पहले एक दफा तो अनाउंस कर दिया था पार्टी की मीटिंग में, पार्लियामेंटेरियन सब के सामने कह दिया था कि वजीर आजम मेरी जगह होंगे
अच्छा एतजाज साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? एतजाज एहसन साहब हमारे साथ अभी मौजूद नहीं है। सूरत हाल इस वक्त एतजाज साहब से दोबारा भी अब रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस वक्त किरदार क्या होगा, और शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की जानिब से जो दावा किया गया है कि पंजाब में उन्होंने खैमे गाड़ लिए हैं और पंजाब में उन्होंने अपनी तनकीद का निशाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को भी बनाया है। और गुज़श्ता हफ्ते में आसिफ अली जरदारी की जानिब से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के हवाले से भी काफ़ी बयानात दिए गए कि जिन शख्सियात का या जिन सियासी रहनुमाओं का जीना मरना मुल्क से बाहर है, बकौल आसिफ अली जरदारी वो मुल्क में वापस आने का कैसे सोच सकते हैं या मुल्क की सियासत में वो कैसे रेलिवेंट होंगे। ये तमाम तर उमूर हैं। और फिर इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी का ये दावा कि हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल नहीं करेगी और जो साल बच जाएंगे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेंगे। और फिर आसिफ अली जरदारी की जानिब से ये कहना कि मुल्क के वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। इस सारी सूरत हाल पर एक बार फिर से एतजाज साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर, जो तज्ज़िया आप पेश कर रहे हैं और जो आपने अपने तज्ज़िये में नवाज शरीफ साहब का प्लान भी बताया, इसको अगर देखें तो फिर ज़्यादा वाइब्रेंट तो आने वाले दिनों में पॉलिटिकल सेटअप में PMLN नजर आती है। पीपल्स पार्टी फिर सर कहाँ पर है? मैं आपको एक चीज बताऊं, PMLN भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगी हुई है और मियां नवाज शरीफ भी ये पाकिस्तान वापस आते नजर नहीं आते। ये ना समझ लें कि ये तय कर लिया है। उन्होंने जो तय किया है वो मैंने आपको अर्ज कर दिया है कि वो मरियम की पास जाएगी, उनकी जान नशीनी, और उसके बाद खैर वो जुनैद सफदर भी आते हैं और इनको भी एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है एक और के शहबाज शरीफ को, जो अब अपने आप को पेश कर दिया उन्होंने एज प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। आप देखें कि ये शायद खाकान अब्बासी ने भी यही कहा है, राना नसरुल्लाह ने जरा थोड़ा सा मुतात अंदाज में ये कहा है, याज सादिक से मेरा नहीं ख्याल पूछा गया या जिससे भी पूछा गया है उसने ये कहा है कि जी हमारा कैंडिडेट अब प्राइम मिनिस्टर का शहबाज शरीफ होगा। अच्छा एतजाज साहब, फिर शहबाज शरीफ को लोरी सुनाई जा रही है, बिल्कुल लोरी, क्योंकि ये मियां साहब नहीं कर सकते कि वो मरियम को, और खास कर जब मैदान इस वक्त तो में मरियम साहब इस सारी सूरत हाल में अगर PMLN उसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगी है जो पिछले कई सालों से ज़ाहिर PMLN जब हम सियासी जमातों के इस करियर में देखते हैं, तो फिर आसिफ अली जरदारी साहब किस यकीन दहानी या उम्मीद की बिना पर यह दावा कर रहे हैं कि जो अब हुकूमत के जाने का वक्त हो चुका है और जो अगला अरसा होगा उसमें पीपल्स पार्टी हुकूमत संभालेगी और बिलावल साहब जो हैं वो इक़्तिदार संभालेंगे और हमारे पास प्लान है और उससे हम सिंध की सूरत हाल भी बदलेंगे और मुल्क की सूरत हाल भी बदलेंगे, फिर जरदारी साहब किस उम्मीद पर यह बयान दे रहे हैं सर? इस पे बहुत सारी बातें हैं, मैं दो तीन बातें जरा एक आध पीछे की बात करके फिर मैं इसी पे आ जाता हूँ, इसी सवाल जी जी के पर मैं ये आपको अर्ज करना चाहता हूँ इस वक्त जरूरी और ये समझने की बात है कि मियां साहब कोई घाटे का सौदा करने के लिए लंदन में नहीं जाके बैठे। वो ये चाहेंगे कि उनका तमाम तर शराइत उनकी मानी जाए। अभी उनसे डायलॉग शुरू हुए हैं, अभी उनसे किसी ने हतमी बात नहीं कर दी कि आप 28 तारीख को या 25 तारीख को आ जाए और आपके लिए सब हमवार है रास्ता। अभी वो जो बातें उनकी कड़वी कड़वी बातें उन्होंने की हुई हैं अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ और यहाँ तक के ऐसी के जो मोदी और हिंदुस्तान को भी भाती हो, वो फौज एक इदारे के तौर पे भूली नहीं है। उनके इन्हिसार ज्यादातर जुडिशरी पे है कि अदलिया उनको जरूर बाकियों से ज्यादा एक किस्म का इंसाफ देगी, ये उनका इन्हिसार है। ठीक है। और उनकी तवक्को है और उनकी तवक्कुआत पहले पूरी होती रही है और बहुत दफा पूरी होती रही है और अगर होंगे इस दफा भी उनको इम्कान इसी का नजर आता है, लेकिन ये हो नहीं सकता। अब रही जी सर पीपल्स पार्टी की बात, आसिफ जरदारी साहब की उम्मीद पार्टी तो देखें, अब मैदान है पंजाब में आप दूसरी तरफ से देखें, मियां नवाज शरीफ ताहयात डिस्क्वालीफाई हुए हैं। ये मैं इसके हक में नहीं हूँ इस कानून के और इस फैसले, पर ये कानून और फैसला सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तरशरीह की है और ताहयात डिस्क्वालीफाई किया एक तरफ। दूसरी तरफ नून लीग ने इतनी
वो क्या कहते हैं बांट, मैं उसका नाम लफ्ज नहीं लेना चाहता, जरा ठीक है, शाइस्ता नहीं है, पर उस तरह बांट होगी। अगर जब ये तय हो गया कि शहबाज शरीफ दरअसल कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ का कैंडिडेट बनने की एक शर्त है सिर्फ, और वो शर्त ये है कि वो नवाज शरीफ को साथ लेके आए। अब नवाज शरीफ उनके साथ नंबर 2 होके नहीं जाने को तैयार हो। अब ये जो कंफ्यूजन आएगी, इसमें पंजाब पे आके बैठना पड़ेगा पीपल्स पार्टी की भी सारी क़यादत को। मैं तो 3-4 साल से लगा हुआ हूँ कि आए बैठे इधर, और यहाँ चेयरमैन बिलावल को और दारी साहब को भी आके बैठना पड़ेगा, और वो मुकाबला करने के लिए वो कोई ट्रक की बत्ती नहीं कि किसके, वो पीपल्स पार्टी को सीधा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मुकाबला करना पड़ेगा। उससे पंजाब को उस जमात से लेना पड़ेगा। अब ये हेल्दी पॉलिटिक्स, मैं अगेन ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई डंडे या पत्थर मारने वाली जो रवायत मरियम बीबी ने शुरू की थी और होने वाली थी, वो रवायत नहीं, पर आके बैठ के लोगों से मिल के दूसरे लोगों से मिल के बीसियों सैकड़ों दानिश्वरों से मिल के अब यहाँ फोकस सारा पंजाब में करना पड़ेगा। और ये जरदारी साहब अगर कह रहे हैं तो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और ये जो सारा सेटअप है, ये जिसको आप भी एनालाइज कर रहे हैं, ये सारा सेटअप 2023 से ऑनवर्ड्स पॉलिटिकल सिनेरियो के लिए है, या ये जो अब 1.25 साल का वक्त रह गया है इस हुकूमत के खत्म होने में, इस वैक्यूम को फिल करने की जरा बात कर रहे हैं? नहीं, ये हुकूमत तो अगर गिरती है तो अपने बदन से खुद गिर जाएगी। ये तो की तो इतनी कोताहियां हैं कि क्या कहें उसको। पर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये हुकूमत का 2023 भी शायद मतलब है गुजर जाए, वो तो पीछे से किसने फैसला करना है, वो तो खुद फजल रहमान, शाहिद खाकान अब्बासी, दूसरे तीसरे सारे मान रहे हैं खुद कि ये हाथ इन पे मुख्तदर इदारों का है, और हाथ उठा ले तो हम इनको पकड़ लेंगे। तो भाई ये इस तरह तो नहीं होता। आप कह रहे हैं कि हमारे हक में एक तरह हो जाए, आप असल में ये नहीं कह रहे कि जानिबदार हो, गैर जानिबदार हो रहे। इसका मतलब ये है कि आप हमारे हक में जानिबदार हो जाए तो हम इसको गिरा लेंगे। तो ये तो कोई बात ना हुई, ये तो मतलब है ना लॉजिक हुआ, ना इसमें एथिक्स हुआ, ना मोरालिटी हुई। अब वो आज तस्लीम कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान, और बड़े मुस्कुरा के, और बाकी भी हर कोई हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। मैं समझता हूँ कि वक्त नहीं आया है नून लीग का। नून लीग लेकिन एक्सपोज हो गई है, डिवीजन उसमें हो गई है। एक बछड़ा दरख्त के नीचे बंधा हुआ है, उसकी तरफ उसको उन्होंने पेश कर दिया कुर्बानी के तौर पे। आप ऊपर बैठे हुए हैं, वो सियासी चाल चलने के लिए, वो बंदूक चलाने के लिए, सियासी बंदूक चलाने के लिए, और बड़ा टाइमिंग बहुत ठीक किया कि जब 2 उनके जो बज़ाहिर हरीफ थे उनमें से एक वहां से अपनी पोस्ट से चले गए हैं पेशावर, और फिर इन्होंने ये टाइमिंग की है। उतनी देर तक इन्होंने अपने आप को बचा के रखा है, और मरियम को लीडरशिप रोल दिए रखा है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर शहबाज शरीफ को लीडरशिप रोल दे भी देते हैं, जो मैं नहीं मानता कि देंगे, खा शायद खाकान अब्बासी का है, खा मरियम औरंगजेब का है, खा कोई का है, ये शायद ये जो है शहबाज शरीफ उनके रास्ते में एक रुकावट है। उसका थोड़ा सा एहतराम करेंगे, जिस तरह मरियम ने किया एहतराम उसके, जब उनके एक क्राइम एजेंसी ने कह दिया कि जी इनका एक जुर्म नहीं बनता, उन्होंने कहा जी अदालत ने कह दिया, तो उसने कहा कि आपको तो सादिक और अमीन का इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिल गया, क्या बात है चचा जान।
बिल्कुल ठीक है, यानी ये PMLN के अंदर भी लीडरशिप की ये जो सियासी लड़ाई है ये वाज़ेह है और PMLN भी आपके मुताबिक एक्सपोज हो चुकी है। बहुत शुक्रिया साहब हमारे साथ मौजूद थे, सारी सियासी सूरत हाल पर हमें अपने तज्ज़िया और पीपल्स पार्टी की पोजीशन से भी आगाह करें। नाज़रीन, अफसोसनाक एक वाक़या जो गुज़श्ता रोज़ रूनुमा हुआ कराची में, वहाँ पर इब्तदाई तौर पर जो इतलात मौसूल हुई उनके मुताबिक कराची में वाक़ एक मार्ट में कुछ मुल्ज़मान ने, डाकुओं ने घुसने की कोशिश की, लूटने की कोशिश की, उनके गार्ड्स के साथ फायरिंग का तबादला हुआ। फिर जो इतलात हैं उनके मुताबिक इस फायरिंग के तबादले में वहाँ पर मौजूद एक 4 साला मासूम बच्ची गोली लगने से ज़ख्मी हुई, जिससे फिर तिब्बी इमदाद के मौके पर वो अपनी जान से हाथ धो बैठी और शहर कायद में ये अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। इसके बाद इस वाक़े से रिलेटेड और भी बहुत सारे मामलात हैं जो सामने आए और सवालात हैं जो जन्म लेते हैं। ये वाक़या क्या था, इस पर मजीद पेशरफ्त क्या सामने आई, हमारे साथ मौजूद है मोनस सिराज। मोनस, में ज़रा तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि एग्जैक्टली वाक़या था क्या, ये फायरिंग का जो तबादला हुआ मुल्ज़मान और पुलिस के दरमियान और मार्ट का भी ये वाक़या सामने आता है, ये क्या तफसीलात और क्या पेशरफ्त हुई अब तक इस पर? जी बहुत शुक्रिया साद। ये एक अफसोसनाक वाक़या 2 रोज़ कबल कराची के इलाके लांडी शाह लतीफ़ टाउन, इसे अगर हम कराची का मज़ाफ़ाती इलाका कहें तो ये गलत नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि नेशनल हाईवे से बिल्कुल मुतसिल ये इलाका जो है वो वहाँ पर वाक़ है। और हुआ कुछ इस तरह से कि 22 दिसंबर की शब 8:30 बजे के लगभग जो है वो 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 डाकू आए और वो एक मार्ट में दाखिल हुए डकैती की नीयत से। 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू बैकअप के तौर पर बाहर मौजूद रहे, जबकि 4 जो है वो अंदर दाखिल हुए और उन्होंने वहाँ पर कैश काउंटर पर मौजूद जो अफराद थे और जो 2 सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन्हें यरगमाल बनाया, उनका असला भी छीना। इसके अलावा वहाँ जो कैश काउंटर था वहाँ से नकदी का सफाया किया, जो ज़रूरी कीमती सामान था वो उसका सफाया किया। और ये डाकू जब फरार होने लगे तो इन्होंने मार्ट के जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनका असला वहाँ फेंक दिया। तो उसके बाद जब ये 6 डाकू फरार होने लगे तो जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन्होंने अपने असला उठाया और डाकुओं पर जो है वो रिटेलिएट किया और फायरिंग की उन्होंने। तो देखा ये गया, जो CCTV के मनाजिर थे, कि डाकू जो थे उन्होंने भी फायरिंग की। इस तरह 2 तरफा फायरिंग का ये तबादला हो गया। नेशनल हाईवे से बिल्कुल मुतसिल ये मकाम था, खासी पुरहुजूम वो सड़क है और जो है वो दोनों जानिब से ट्रैफिक गुजर रही होती है। हल्का हम उसको कारोबारी मरकज़ भी कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है वो अतराफ़ में कुछ ऐसी दुकानें भी हैं कि जिसकी वजह से चहल पहल बहुत ज़्यादा होती है। इस फायरिंग के तबादले में सड़क की दूसरी जानिब से गुजरती एक बच्ची जिसका नाम 4 साला अरमीन था, वो बच्ची अपने भाई के हमरा अपनी वालदा की आयादत के लिए अस्पताल की जानिब जा रही थी कि इस दौरान इस 2 तरफा दूबदू फायरिंग के तबादले की जद में वो बच्ची आई, उसे सर में गोली लगी जिसकी वजह से वो शदीद ज़ख्मी हो गई। उसका भाई जो है वो अचानक फौरी तौर पर तो ये सूरत हाल नहीं समझ सका, लेकिन उसने जब देखा कि उसकी बहन खून में लथपथ है, लहूलहान है, तो वो फौरी तौर पर अपनी बहन को लेकर भागा। उसने मदद चाहिए अतराफ़ में मौजूद लोगों से कि काश कोई उसकी मदद कर सके, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि किसी ने उस भाई की जो है वो मदद नहीं की जो अपनी खून में लथपथ बहन के लिए जो है वो फरियाद कर रहा था कि उसे जल्द अज जल्द अस्पताल लेके जाया जाए। इस तमाम तर वाक़े से मुताल्लिक एक अहम मोड़ ये भी सामने आया जब गुज़िश्ता शब एक और CCTV फुटेज सामने आई जो कि वहीं शाह लतीफ़ टाउन में उस फायरिंग के मकाम से कुछ फासले पर वाक़ एक निजी अस्पताल की थी। और उसमें देखा गया कि जो नन्ही अरमीन का भाई था वो अपनी बहन को शदीद ज़ख्मी हालत में, जो उसकी बहन थी, उसे लेकर अस्पताल में दाखिल हुआ, लेकिन वो निजी अस्पताल था और उसने जो है वो इनकार कर दिया मुबैना तौर पर इलाज करने से बच्ची का, क्योंकि वो गन शॉट थी। यहाँ मैं ये वाज़े कर दूँ साथ के पहले एक अमल एक्ट जो है वो पास हो चुका है सिंध में, और जिसके तहत कोई भी अस्पताल जो है वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इमरजेंसी की सिचुएशन में अगर कोई मरीज़ उसके पास लाया जाए तो वो पुलिस केस कहकर उसको जो है वो मरीज़ ज़िम्मा नहीं हो सकता, बल्कि उस पर इलाज करना जो है वो लाजिम है। लेकिन उसके बावजूद अमल एक्ट जो है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कराया जा रहा और हम देख रहे हैं कि फ़िलहाल जो हुकूमती इदारे हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है कि इस कानून पर अमल दरामद कराया जाए वो फ़िलहाल नाकाम नज़र आ रहे हैं। और यही एक अमली नमूना देखने में आया कि जब ये बच्ची पहुंची, इसे ले जाया गया तो निजी अस्पताल ने इनकार कर दिया। फिर इसका भाई ये दावा करता है, इसके रिश्तेदार ये दावा करते हैं कि वो आसपास लोगों से जो है मदद के लिए पुकारते रहे। बिलाखिर ये जो भाई था ये अपनी शदीद ज़ख्मी बहन को लेकर जिना अस्पताल पहुँचा। 2 से 3 घंटे ये बच्ची मौत और ज़िंदगी की कशमकश में रही और फिर उसके बाद जो है वो शब तकरीबन 12 बजे से कुछ देर पहले ये बच्ची ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसी। तो उसके बाद दौरान इलाज फिर ये मासूम बच्ची ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसी। बहुत शुक्रिया मोनस सिराज, इस सारे वाक़े से हमें आप आगाह करें। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ और हम उमूर जिन पर हम बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, इदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक आज इख्तिताम पजीर होने वाले हफ्ते में 23 अशिया की कीमतों में इजाफा
5 अशिया की कीमतों में कमी, जबकि 23 अशिया ही की कीमतों में इस्तेहकाम रिकॉर्ड किया गया। एक जानिब अवाम को जनवरी में पेट्रोल की कीमत में कमी समेत महंगाई में भी कमी की उम्मीद दिलाई जा रही है, और दूसरी जानिब 360 अरब रुपए के जायद के मिनी बजट लाने की तैयारी भी मुकम्मल कर ली गई है। क्या IMF ज़दा मिनी बजट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अवाम की रिलीफ की उम्मीदें बरकरार रख पाएगा? ये एक सवाल है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम के साम सेगमेंट में जिस अहम सवाल पर अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान से बात करेंगे, उस सवाल पर एक नजर डाल लेते हैं। हमारा सवाल यह है कि मिनी बजट जल्द पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान, मिनी बजट के अवाम पर क्या असरात होंगे? हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं प्रिंसिपल नस्ट डॉक्टर अशफाक हसन साहब। डॉक्टर साहब मौशी मामलात पर भी काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले ये बताइएगा कि एक जानिब हमें ये उम्मीदें दिलाई जा रही हैं कि जनवरी से कीमतें कम हो रही हैं, पेट्रोल की कीमत में भी कमी का इम्कान है और महंगाई में भी कमी हो रही है, फिर दूसरी जानिब सर ये मिनी बजट और IMF से दोबारा बातचीत, अवाम सर खुशखबरी का क्यों कोई उम्मीद रखे या फिर परेशान ही हो मिनी बजट से? सर मेरा ख्याल है कि इसमें मिक्स जो है इसके जवाबात हैं। जहाँ तक जनवरी में आप कह रहे हैं कि जी महंगाई कम होगी, तो वो शायद ये एक्सपेक्टेशन है हुकूमत की फाइनेंस टीम से कि आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें ऊपर चली गई थी, तो अब ये ओमिक्रॉन की वजह से फिर दोबारा मार्केट वगैरह बंद हो रही है, कुछ ट्रेवल में रिस्ट्रिक्शन बढ़ रहा है, तो तेल की डिमांड कम होने का अंदेशा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि तेल की कीमतें आलमी मंडी में कम हो जाए। तो जब आलमी मंडी में कम होंगी तो हुकूमत जो है वो कुछ ज़रूर पास ऑन कर देगी, जैसा अभी एक्सपेक्टेशन है कि इस महीने के आखिर में कुछ तेल की कीमतें में कमी लाई जाए। तो ये एक्सपेक्टेशन है लोगों की। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि ये जो नया वो वर्जन आया है कोविड का, ओमिक्रॉन, इसकी वजह से मईशत में फिर दबाव आ गया है, आलमी मईशत पे दबाव फिर आ गया है, जिसकी वजह से डिमांड फॉर ऑयल कम हो जाएंगी और तेल की कीमतें भी कम होंगी। तो इसलिए हमारी एक्सपेक्टेशन है कि जब तेल की कीमतें कम होती हैं तो तमाम और बाकी चीज़ें जो है उसी हिसाब से कम हो जाती हैं, और हम अगर पास ऑन कर दें तो मुल्क के अंदर में भी ट्रांसपोर्ट के चार्जेस वगैरह सब उसमें कमी आ जाएगी, तो उसमें महंगाई में कमी होती है। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ जो है आपने मिनी बजट का जिक्र किया है, तो ये तो एक पॉजिटिव चीज़ है कि हो सकता है कि खाने पीने की अशिया जो है इसमें कमी हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये जो हम 360 अरब का जो हम मिनी बजट ला रहे हैं, इसमें बेसिकली बहुत सारे ऐसे आइटम थे जिसमें एग्जिबिशन था, उसमें सेल्स टैक्स नहीं लग रहा था। अब IMF के कंडीशंस के मुताबिक उन तमाम चीज़ों के एग्जिबिशन को ख़त्म किया जाएगा। एग्जिबिशन को ख़त्म करने का मतलब ये हुआ कि उस पर आप जो 17% GST है, सेल्स टैक्स, वो आप लगाएंगे। तो अब ये देखना है कि वो कौन से आइटम हैं जिन पे ये चीज़ें लग रही हैं, क्या वो गरीब आवाम वो उन आइटम को इस्तेमाल करती है। अगर गरीब आवाम उन आइटम को इस्तेमाल कर रही है तो नेचुरली उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी, और अगर अमीर उन चीज़ों को इस्तेमाल करता है तो उसकी ये अगर कीमत बढ़ भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आने के बाद जब ये बजट आ जाए तो फिर हम एनालाइज कर सकते हैं कि वो कौन कौन सी अशिया है जो गरीब है या मिडिल इनकम क्लास के जो लोग हैं उनके इस्तेमाल में है और कौन अमीरों के इस्तेमाल में है। तो अगर अमीरों के इस्तेमाल की चीज़ें हैं तो अगर गाड़ी महंगी हो जाए, सेलफोन महंगा हो जाए, तो इससे आम आदमी को तो कोई इससे गरज नहीं है। लेकिन यह है कि खाने पीने की चीज़ें अगर महंगी होती है तो शायद आम आदमी को इस पे बोझ पड़ेगा। तो ये हम बताएंगे उस वक्त जब ये चीज़ें आ जाए मार्केट में। डॉक्टर साहब, फिर अवाम पर तो डेफिनेटली इसके बराह रास्त असरात मुरतब होंगे, गवर्नमेंट के लिए ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जब माली साल का बजट पेश किया गया था तब भी ऑपोजिशन ने कहा कि मिनी बजट गवर्नमेंट लेकर आएगी, तब कहा गया कि हम कोई मिनी बजट नहीं लाएंगे, लेकिन अब ज़ाहिर मिनी बजट आ रहा है, तो फिर गवर्नमेंट के लिए किस तरह से फायदेमंद होगा? ये गवर्नमेंट पर इसके क्या असरात होंगे? सर देखो, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, तुम्हारे प्रोग्राम में भी कहता हूँ, बहुत सारे और प्रोग्रामों में यही कहता हूँ कि जब भी कोई हुकूमत IMF में चली जाती है तो उसकी अपनी पॉलिसी कुछ भी नहीं होती है।
वो सिर्फ और सिर्फ IMF की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता है। और इसी लिहाज से ये जो पार्लियामेंट में जब पेश किया तो शौकत तरीन साहब ने बजट और कहा था कि कोई मिनी बजट नहीं आएगा, तो उन्होंने उस वक्त के हिसाब से बात सही कही थी। लेकिन अब हम IMF के प्रोग्राम को दोबारा रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे प्रायर एक्शंस हैं। उन प्रायर एक्शंस में आपने एक्सचेंज रेट को डिवैल्यू होते हुए देखा बुरी तरीके से, उसी का प्रायर एक्शन इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना उसी का एक हिस्सा है। और तीसरा यह है कि स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी को और भी बढ़ाना है, वो भी उसी का एक प्रायर एक्शन है। और ये 360 बिलियन का मिनी बजट लाना, ये भी एक प्रायर एक्शन है। तो जब ये IMF कह रहा है तो हम तो जो IMF कहता है हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यही काम वजारत खजाना या स्टेट बैंक का होता है, अपनी पॉलिसीज नहीं होती है। तो चूंकि ये प्रायर एक्शंस हैं, हुकूमत के पास दो ऑप्शन है। एक ये है कि वो इस प्रायर एक्शंस को ना करे तो प्रोग्राम सस्पेंड हो जाएगा। तो क्या प्रोग्राम सस्पेंड हो जाएगा तो पाकिस्तान में क़यामत बर्पा हो जाएगी। अभी शौकत तरीन साहब जिस ज़माने में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और हफीज शेख साहब वगैरह ने एक एग्रीमेंट किया था वादा, तो वो शौकत साहब मेरे ख्याल में जा चुके थे, शौकत साहब ने गालिबन किया था, यस, और वो जा चुके थे। फिर हफीज शेख साहब आ गए, तो उस वक्त भी हमने रिफॉर्म्ड GST लगाना था बहुत सारे आइटम्स पे, तो लेकिन हुकूमत ने कहा कि हम नहीं लगाएंगे, प्रोग्राम सस्पेंड हो गया। किसी को पता भी है कि वो प्रोग्राम सस्पेंड हो गया तो क्या पाकिस्तान में क़यामत टूट गई। 90 की दहाई तो भरी पड़ी है हमारी इसी से। पहला ट्रांश लेते थे, उसके बाद फिर हम इम्प्लीमेंट नहीं करते थे IMF का प्रोग्राम को, तो कौन सी क़यामत टूट जाती थी पाकिस्तान के ऊपर। ठीक है, तो हुकूमत के पास ऑप्शन है कि जी ये हम इतने अवाम पे हम बोझ नहीं डाल सकते। डॉक्टर साहब, एक्सचेंज रेट का भी आप जिक्र कर रहे थे, मॉनेटरी पॉलिसी जब अभी दी गई स्टेट बैंक की जानिब से, तो फिर बाद में इवन जो मुशीर खजाना है उन्होंने भी ये कहा कि अब इस मॉनेटरी पॉलिसी के बाद जो स्टेबिलिटी है रुपये में वो बरकरार रहेगी और डिवैल्यू नहीं होगा ज़्यादा। क्या आप समझ रहे हैं या देख रहे हैं अपनी एक्सपर्टीज में कि स्टेट बैंक जो इक़दामात अब उठा रहा है, जो मॉनेटरी पॉलिसी भी पेश की, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाया, अब जो रुपये है वो डिवैल्यू नहीं होगी और स्टेबल रहेगी उसकी वैल्यू? सर, ये तो IMF बताएगा कि वो क्या चाहता है। IMF ये चाह रहा था कि आपका एक्सचेंज रेट 172-173 पे पहुंच जाए। ये मई के महीने में 2 मई को ये 152 रुपए था। तो हमें कहा गया कि आप वाशिंगटन में जब आ रहे हैं मुज़ाकरात करने के लिए तो इसे 172-173 पे पहुंचा कर आए। ठीक है, हमने धड़ाधड़ गिराना शुरू कर दिया, और जब गिरने लगा हाहाकार मचा, तो कोई कहने लगा कि देखिए इंपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। किसी ने कहा कि ये बात अगर नहीं बन रही है तो कहा कि वो अफगानिस्तान बीच में आ गया है, अफगानिस्तान की वजह से हो रहा है। वो यही रहा था कि हम उसके प्रायर एक्शंस को इम्प्लीमेंट कर रहे थे। हमारे अंदर शायद इतनी गट्स नहीं थी आवाम को बताने के लिए कि चूंकि हमने IMF का रास्ता अपनाया है, इस रास्ते में कांटे हैं, तो अब हम चल रहे हैं इस कांटे पे, आपको भी कांटा चुभेगा, हमें भी कांटा चुभेगा। तो हमें बता देना चाहिए लोगों को, बजाय हम घुमाते रहे। कभी हम इंपोर्ट का बहाना कर रहे हैं, कभी हम अफगानिस्तान का कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो ये प्रायर एक्शन था उस वक्त भी। इसी तरीके से इंटरेस्ट रेट को जो बढ़ाना था, आपने देखा कि ये तो एक आम शख्स को भी पता हो जाना चाहिए कि स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी जो जारी किया था स्टेटमेंट, वो 26 नवंबर को होना था, उसको आगे एडवांस करके 19 नवंबर किया था। ये क्यों किया था कि एक और जो है, यानी कि उनको कहा गया था कि आप तकरीबन 10% के करीब इंटरेस्ट रेट को लाएं, और उस वक्त हम कोई 7-7.25% पे थे। तो वन गो में 3% बढ़ाने से ज्यादा हाहाकार मचता, तो उन्होंने क्या किया कि थोड़ा उस वाले मॉनेटरी पॉलिसी को एक हफ्ता एडवांस कर दिया और तकरीबन 150 बेसिस पॉइंट वहां बढ़ा दिया, और उसके बाद अब दोबारा तकरीबन उतना ही बढ़ाया है, तो 9.75 पर, यानी कि तकरीबन 10% पे पहुंचा दिया। तो ये प्रायर एक्शन होते हैं, ये आम आदमी को पता नहीं चलता है, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी इकोनॉमिक लिटरेसी है नहीं।
तो डॉक्टर साहब, क्या ये इकोनॉमिक लिटरेसी प्राइम मिनिस्टर को है? क्योंकि उन्होंने आम आदमी को कल ये बताया है कि वो इकदामात करते हैं मईशत को बेहतर करने के लिए, मईशत बेहतरी की तरफ जाती है तो फिर डॉलर का रेट बढ़ जाता है, फिर हम वापस दोबारा से पीछे की तरफ आ जाते हैं। तो क्या आपके नज़दीक ये प्राइम मिनिस्टर साहब का मासूमाना बयान है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, मैं तो बार बार कहता रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब अपने आस्तीन के सांप को तलाश करें, वो आपके इर्द गिर्द हैं। मैं तो खुद कहता हूँ कि जिस वक्त शौकत तरीन साहब ने अपना बजट पेश किया था, आप देखें कि उस बजट की कितनी पजीराई मिली। हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ने उसको तारीफ किया उस बजट के, यहाँ तक कि अपोजिशन वालों ने भी उस बजट की तारीफ की। और एक बड़ा अपबीट मूड था मार्केट में, बहुत अपबीट मूड था। हर शख्स, मैं खुद भी बहुत ज्यादा होपफुल हो गया था कि अब ये चौथे साल में इस हुकूमत को अपनी डायरेक्शन मिल गई है और अब ये स्पीड पकड़ेगा। लेकिन नजर लग गई। तो किसने नजर लगाई? यही तो काम है प्राइम मिनिस्टर को ढूंढने का। किसने इस पानी में आग लगा दिया कि एकदम करेंसी धड़ाधड़ नीचे जाने लगा? और जैसे मैंने कहा, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि करेंसी डिवैल्यू होने लगता है। डिवैल्यू हो नहीं रहा था, डिवैल्यू किया जा रहा था। यही तो मैं प्राइम मिनिस्टर को बताना चाहता हूं कि ये प्रायर एक्शंस था, ये करेंसी को डिवैल्यू किया जा रहा था। तो अब ये प्राइम मिनिस्टर को, डॉक्टर साहब, फिर जरा कैटेगोरिकली आप बता दें हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से भी कि कौन नजर लगा रहा है, कौन प्राइम मिनिस्टर साहब और शौकत तरीन साहब की मुख्लिसाना कोशिशों के बावजूद नहीं चाह रहा कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्टेबल हो? सर देखें, दो इस मुल्क में अथॉरिटीज है, एक फिस्कल है, एक मॉनेटरी अथॉरिटीज है। प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम है तो उनका इख्तियार सिर्फ फिस्कल अथॉरिटी पे है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट मॉनेटरी अथॉरिटी भी है, उसकी तरफ तवज्जो दे। वो इंडिपेंडेंट मॉनेटरी अथॉरिटी वो कहां से इंस्ट्रक्शन ले रहा है? इस मुल्क में अल्लाह ना करे कि ये जो अभी स्टेट बैंक का एक्ट है, जो जिस शक्ल में पेश किया जा रहा है, अगर ये पास हो जाता है तो इस मुल्क में दो वजीर आजम होंगे। दो वजीर आजम, एक इलेक्टेड वजीर आजम जिसको 22 करोड़ अवाम जिसको इलेक्ट करेगी, और एक होगा नॉन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। और पावर होगा नॉन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के पास में। अगर हम ये करना चाहते हैं, इस तरह के लॉ को, स्टेट बैंक के एक्ट को पास करना चाहते हैं, और अगर जिस तरीके से अभी चंद दिनों पहले हमने बुलडोज किया पार्लियामेंट में लाकर बिलों को, अगर यही इसी तरीके से अगर ज्वाइंट सेशन पार्लियामेंट का बुलाकर अगर बुलडोज करने की कोशिश की गई तो ये कौम कभी भी। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं इंटरप्शन की सर इजाजत चाहूंगा आपसे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है, हम इसको कंटिन्यू भी करना चाहेंगे सर इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। डॉक्टर इरशाद कासिम हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम्स में भी और वैसे भी दीगर प्लेटफॉर्म्स पे गवर्नमेंट को वार्न करते रहे हैं, आस्तीन के सांप पहचाने, उनसे जान छुड़ाएं, लेकिन इसके बावजूद, और आपने स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी पर भी वार्न किया है, अगर अभी तक इन तमाम तर वार्निंग्स पर अमल नहीं हुआ और जो नजर आ रहा है मजीद ऑटोनॉमी देने जा रहे हैं, मजीद उनकी डायरेक्शंस पर अमल हो रहा है, तो क्या आगे कुछ उम्मीद है आपको गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, कि वो इनसे जान छुड़ा लेंगे कामयाबी से? देखें, बात यह है कि जहाँ तक मिनी बजट वगैरह है, ये तो एक नॉर्मल, मैं कहूँगा कि पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन हुकूमत वक्त के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये स्टेट बैंक के जो ऑटोनॉमी वाला रिवाइज जो हम कर रहे हैं एक्ट को, इसको बहुत सोच समझ के फैसला करना है, इसलिए कि इसमें पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी जो है वो एट स्टेक है। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी एट स्टेक है। तो आई एम श्योर कि प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल एहसास होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसे इकदाम ना करें कि इस मुल्क में दो वजीर आजम हो, एक इलेक्टेड और एक नॉन इलेक्टेड, और नॉन इलेक्टेड जो है वो मुल्क चला रहा हो, इलेक्टेड वजीर आजम बेबस हो उसके सामने। ये कभी ये काम ना करें वजीर आजम साहब, इसलिए कि ये कौम फिर कभी माफ़ नहीं करेगी। और आई एम श्योर कि वज़ीर आज़म को इसकी जो इम्पोर्टेंस है इसका एहसास ज़रूर है,
बहुत सारे लोगों ने जो स्टेक होल्डर्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, उन्होंने भी वज़ीर-ए-आज़म साहब तक ये बात ज़रूर पहुंचाई होगी। इसलिए मैं सिर्फ यही उम्मीद करता हूं और मैं फ़ारूक रसीम साहब से भी कहूँगा कि वो लॉ के बाहर हैं हमारे इस वक्त, जो है जो उनके नज़दीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे इसमें ऐसे इक़दाम हैं, ऐसे उसमें शिक मौजूद हैं इस रिवाइज में जो पाकिस्तान के आइन से मुतसादिम है। और ये फ़ारूक रसीम साहब ने कई मरतबा खुल के कहा है, ठीक है, जब तक कि फ़ारूक रसीम साहब फुल्ली उनको कॉन्फिडेंस ना हो, ये कभी उसको जो है इसकी अप्रूवल ना दे लॉ मिनिस्ट्री से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे और सारी इकोनॉमिक सिचुएशन पर अपने माहिराना तज्जिए से हमें आगाह कर रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान प्रोग्राम का सवाल से मुझे इजाजत दीजिए, पाकिस्तान के दीगर सवालों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।